Hello everyone, welcome to our channel and today we are going to discuss the Inside IS Daily Current Affair of 19th of September 2020 and before starting आज ये वीडियो जो है 19 सितंबर का वो लेट बन रहा है क्योंकि इनसाइट ने अब तक उनका जो अपडेट था डेली करंट अफेयर का उन्होंने अपडेट नहीं किया था। दैट्स वाई जो ये वीडियो है वो लेट बन रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस from the mains point of view there are 5 topics and from the prelims point of view there are the 3 topics. So let's begin with our today's discussion, and if you are new in our channel then please do like, comment and subscribe, and let's start. Okay, the first topic from the GS2 paper, and it is particularly the separation of power between various organ dispute redressal mechanism and institution. Okay, so let's start with the first news. Delhi High Court ordered to breach डिजिटल डिवाइड्स। ओके, तो रिसेंटली न्यूज़ ऐसा है कि दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया है स्कूल्स को, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, कि वो प्रोवाइड करे जो इंटरनेट गैजेट्स है, ठीक है, इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए स्टूडेंट को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के है और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो इंटरनेट गैजेट्स है उनका प्रोवाइड करे, ठीक है। एंड सो दैट वो जो अभी ऑनलाइन, जैसे हम जानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया है, उनको प्रॉपर उसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। अभी इशू क्या है कि कोर्ट ने पास किया है ये ऑर्डर ओवर द कंसर्न दैट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो दे आर अनएबल टू सस्टेन देयर ऑनलाइन स्टडीज़ ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अनअवेबिलिटी ऑफ द लैपटॉप्स एंड द मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ओके, जैसे हम जानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से या डिसएडवांटेज ग्रुप के मतलब जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको काफ़ी सारे रिसोर्सेज, उनके ऑनलाइन जो रिसोर्सेज है वो नहीं है, ठीक है, उनके पास लैपटॉप नहीं है या फ़ोन नहीं है, तो ये बहुत एक मेजर कंसर्न है। इसके वजह से जो कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है। अभी व्हाट आर द मेजर्स आर नेसेसरी एंड ऑब्जर्वेशन मेड बाय द हाई कोर्ट, अभी क्या मेजर्स है नेसेसरी है और हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं। तो सबसे पहला जो है ऑब्जर्वेशन वो देखते हैं कि टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि हर एक स्टूडेंट को शुड हैव इक्वल एक्सेस टू द फैसिलिटीज़, ओके, फॉर द in the field of एजुकेशन, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट डू नॉट एक्सेस टू द सच फैसिलिटी। तो जैसे हम जानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उन सबको मतलब काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो इंटरकास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और ये क्या इट ऑल्सो गिव राइज टू द क्रिएशन ऑफ अ वर्टिकल डिवाइस एंड डिजिटल डिवाइस। ये कहाँ पे लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है जो वर्टिकल डिवाइस है, ठीक है, डिवीज़न है या डिजिटल डिवीज़न है या डिजिटल गैप डेवलप कर रहे हैं बिटवीन द पीपल्स, एंड दस ये काफ़ी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है उसको वायलेट कर रहा है। उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो वायलेटिंग द RTE 209, ठीक है, 2009 को, ठीक है। RTE क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो RTE है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ओके। तो ये भी उसको वायलेट कर रहा है, और सॉरी ये किसको वायलेट कर रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसके साथ साथ ये वायलेट कर रहा है टू द आर्टिकल 14, 20 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी बाकी देखते हैं कि और ये कौन से फैक्टर्स को बैरियर ला रहा है, वो है फाइनेंशियल बैरियर, ठीक है। तो मोस्टली क्या है कि जो एजुकेशन रिलेटेड ऑनलाइन एजुकेशन उन लोगों को प्रोवाइड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेन रीज़न है फाइनेंशियल बैरियर, ठीक है। सच मोड ऑफ जो एजुकेशन है, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, वो उन बच्चों को नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से उनका जो मेन एम है, ठीक है, आर्टिकल्स का या कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है, ठीक है, दैट जो एलिमेंट्री एजुकेशन मिलने चाहिए बच्चों को 6 to 14 एज का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं परस्यू नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल है विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम reimbursement of a reasonable cost for the procurement of a gadget and internet packet from the government under the section 12 clause 2 of a RTE act। तो कोर्ट ने पहले क्लियर कर दिया कि जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल है वो मतलब उनको क्लेम मतलब वो जो रियम्बर्समेंट ऑफ अ रीजनल कॉस्ट में, और उसके साथ साथ प्रोक्यूरमेंट होगा ऑफ द गैजेट एंड द इंटरनेट पैकेज फ्रॉम द गवर्नमेंट अंडर द एक्ट ऑफ
RTE सेक्शन 12(2). अभी सबसे पहले हम जानते हैं कि RTE क्या है। RTE एक्ट 2009, जिसका मेन एम है ऐसा है कि वो प्रोवाइड करता है प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14, एंड जैसे हम जानते हैं कि इट इम्पोज द एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। ठीक है, हम देखे जाए तो एक्ट की मैंडेट है कि 25% रिजर्वेशन है फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अलॉन्ग विद दिस, जो देखो मैं टिक कर रही हूँ कि कौन से पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए। तो 25% रिजर्वेशन है, मैंडेट है फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अलॉन्ग विद दिस, इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। ओके, जो प्रोविज़न ऐसा है कि जो नॉन एडमिटेड चाइल्ड है उनको भी टू मेक देम एंड एज अ एडमिटेड टू एन एज ऑफ अ अप्रोप्रिएट क्लास। अलॉन्ग विद दिस, इट ऑल्सो स्टेट दैट कि शेयरिंग ऑफ अ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो RTI का रहेगा तो वो उनकी जो शेयरिंग होंगी इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंड बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैंडल करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो फोर्थ फैक्टर ऐसा है कि इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोहिबिशन ऑफ अ डिप्लॉयमेंट ऑफ अ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क अदर दैन नेशनल सेंसस इलेक्शन टू लोकल अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट एंड द डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, तो ये एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है कि इट प्रोहिबिट कि जो टीचर्स की जो डिप्लॉयमेंट होती है फॉर द नॉन एजुकेशनल वर्क के लिए, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी में जैसे हमें पता है कि टीचर्स की भी जॉब मतलब टीचर्स को भी काम दिया जाता है, या लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या उस टाइप का जो डिजास्टर रिलेटेड कुछ इशू हुआ हो, तो उस टाइम को जो टीचर्स का है फॉर द नॉन एजुकेशनल वर्क को डिप्लॉय करने को भी प्रोहिबिट करता है। उसके साथ साथ है कि इट हैज़ अ क्लॉज फॉर अ नॉन डिटेंशन पॉलिसी। मतलब ये जो RTI एक्ट है वो जो इंक्लूड करता है कि नॉन डिटेंशन पॉलिसी विच हैज़ बीन रिमूव्ड अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इट ले डाउन द नॉर्म्स एंड द स्टैंडर्ड रिलेटेड। तो अभी कौन से स्टैंडर्ड और नॉर्म्स को रिलेट करता है, तो सबसे पहले है पीपल टीचर्स रेशियो, सेकंड है बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड थर्ड है स्कूल वर्किंग डेज, एंड फोर्थ है टीचर वर्किंग हावर्स। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी पहली न्यूज़ देख ली है। सेकेंड न्यूज़ है फ्रॉम द टॉपिक डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, द रोल ऑफ NGO, SHG, that is self help group, various group and the association, donor, charities, institutional and other stakeholder। तो फर्स्ट है न्यूज़ है समर्थ स्कीम। ठीक है, तो समर्थ स्कीम का मेन मतलब न्यूज़ में कंटेक्स्ट ऐसा है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ अ टेक्सटाइल उन्होंने स्टार्ट की है जो समर्थ स्कीम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो 18 स्टेट गवर्नमेंट ने अलॉकेट किया है टारगेट उन्होंने एक अलॉकेट किया है ऑफ 3.6 लाख जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको फॉर कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जो 18 स्टेट्स है, स्टेट गवर्नमेंट अलॉकेट किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे 3.6 लाख बेनिफिशरीज इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर अंडर द समर्थ स्कीम। अभी समर्थ स्कीम क्या है, समर्थ स्कीम है इम्प्लीमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ओके, एंड it is also known as a scheme for capacity building in the textile sector। Okay, it is also known as a scheme for capacity building in the textile sector implemented by the Ministry of Textile, and इसका main aim है it aims to seek to provide a demand driven placement oriented national skill qualification framework कॉम्प्लीमेंट स्किल डेवलप प्रोग्राम। ठीक है, स्किलिंग प्रोग्राम है एंड इट ओरिएंट करता है कहाँ का, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को। अभी टारगेट्स क्या है इस प्रोग्राम के, इसमें कि इनका टारगेट है कि वो ट्रेन करे 10 लाख पर्सन। ठीक है, 9 लाख इन ऑर्गेनाइज एंड 1 लाख इन ट्रेडिशनल सेक्टर, एक्सक्लूड करेंगे स्पिनिंग एंड वीविंग जो है इन द ऑर्गेनिक सेक्टर। ठीक है, अभी की फीचर्स देखते हैं। तो की फीचर्स है इसके हैं स्कीम के कि वो ट्रेनिंग ऑफ अ ट्रेनर्स। ओके, TOT, आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम रहेंगे उसमें। उसके बाद CCTV जो रिकॉर्डिंग रहेंगे ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम अलॉन्ग विद दिस डेडिकेटेड कॉल सेंटर विद द हेल्पलाइन नंबर। अभी इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसीज है इट इंक्लूड्स द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, स्टेट government having training
infrastructure and placement tie-ups with the textile industry, and along with this, reputed training institution हो, NGO, society, trust, organization, companies, startup, entrepreneurs active in the textile sector having placement tie-ups with the टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, तो प्लेसमेंट टाइप के लिए इन सारे जो ये है ये सारे जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज रहेंगे. ठीक है, ये स्टैटिक न्यूज़ थी, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एंड द नेबरिंग रिलेशन. तो हम देखते हैं आज के न्यूज़ में कि इंडस वाटर ट्रीटी. तो हम जैसे हम जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और वो 19 सितंबर को उसका जो 60 एनिवर्सरी था, क्योंकि मतलब 60 ईयर्स हो गए हैं जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी. तो सबसे पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो साइन हुई थी 1960 को. इट इज़ अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी. कहाँ पर किसके कंट्री के बीच में हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिया के पीएम थे, और पाकिस्तान के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे अबू खान. ठीक है, एंड द ब्रोकर बाय द ब्रोकर कौन था? वर्ल्ड बैंक. हु हैज़ कंट्रोल ओवर वॉट. ठीक है, अभी इस पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है ऑब्वियसली इंडस रिवर के इस पे हुई है, तो कौन सा पार्ट इंडिया कंट्रीब्यूट करता है? इंडिया जो है इस ट्रीटी के अंदर इंडिया कंट्रोल करता है वाटर जो फ्लो करता है ईस्टर्न रिवर. ठीक है, ईस्टर्न रिवर जैसे कि बीस, रवि और सतलज, और पाकिस्तान है हैज़ अ कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न रिवर. जो वेस्टर्न रिवर से इंदस, चेनाब एंड झेलम को जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान पे है. ठीक है, वाटर फॉर द अदर पर्पस. तो वाटर फॉर द अदर पर्पस में यहाँ पे ऐसे दिया है कि इंडिया जो है अलाउ करता है कि 20% ऑफ वाटर है ऑफ अ वेस्टर्न रिवर फॉर द इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड द ट्रांसपोर्ट पर्पस. ठीक है, तो मेन जो है वेस्टर्न जो रिवर्स है उसका जो मेन कंट्रोल है पाकिस्तान की तरफ है, पर उसमें का जो 20% ऑफ वाटर जो रहेगा वो इंडिया यूज़ करेगा इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड द ट्रांसपोर्ट पर्पस. अलॉन्ग विद दिस इट ऑल्सो गारंट दैट कि 3.6 मिलियन एकड़ फीट जो है ऑफ अ परमिसिबल स्टोरेज कैपेसिटी टू द इंडिया ऑन द वेस्टर्न रिवर. ठीक है, तो जो है इंडिया को भी परमिसिबल स्टोरेज कैपेसिटी है 3.6 एकड़ फीट का ऑन द वेस्टर्न रिवर. ठीक है, अभी की फीचर्स क्या है इस ट्रीटी के? तो की फीचर्स देखा जाए तो ये एज पर द ट्रीटी द वाटर कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया. ठीक है, जो वाटर कमिश्नर हो गए पाकिस्तान और इंडिया के, वो हर साल 2 बार उनकी मीटिंग होंगी, एंड दे विल एंड अरेंज द टेक्निकल विजिट टू द प्रोजेक्ट साइट एंड क्रिटिकल जो रिवर हेडवर्क्स है उनके रिलेटेड जो भी है टेक्निकल विजिट रहेंगी साइट पे. ठीक है, इन द ट्वाइस इन द ईयर. ठीक है, और बोथ साइड विल शेयर देयर डिटेल ऑफ अ वाटर फ्लो एंड द क्वांटम ऑफ अ वाटर बीइंग अंडर सच ट्रीटी. ठीक है, ये ट्रीटी के अंदर मतलब दोनों साइड की जब उनकी मीटिंग होंगी उस टाइम पे वो डिटेल प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू द वाटर फ्लो एंड द क्वांटम ऑफ अ वाटर बीइंग अंडर दिस ट्रीटी. एंड द ट्रीटी सेट आउट अ mechanism for cooperation and information exchange between the two countries regarding their use of a river. ठीक है, अभी इसको यहाँ पे फ़ोटो दिया है कि जैसे हम जानते हैं कि जो इंडस ट्रीटी थी, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ जस्ट अ सेकेंड. तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर रहेंगे, ठीक है, वो पाकिस्तान उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, और जो इंडिया का है तो वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर रहेगा. जैसे हम जानते हैं यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे जो फ्लोज है जैसे हम जानते हैं यहाँ पे इंदस का रिवर है. ठीक है, ये चेनाब है, झेलम, रवि, सतलज. ठीक है, ये जो रिवर्स है. ठीक है, 20, तो इनका जो सप्लाई रहेगा वो आधा जो है पाकिस्तान को है, आधा जो इंडिया को है. ठीक है, पर्टिकुलर रिवर्स का जो फ्लो है ईस्टर्न रिवर्स टू द इंडिया एंड द वेस्टर्न रिवर टू द पाकिस्तान. ठीक है, the next one is from the GS3 paper from the topic कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. आपको लगता होगा कि मैं टॉपिक क्यों पढ़ती हूँ जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं. जैसे कि टॉपिक कवर यहाँ पे जो रेड में लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स, क्योंकि आप जब यूपीएससी का पेपर देंगे तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए. इसलिए अगर आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपके कान मतलब आप ये जब सुनोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये बातें जो है मैं जो बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे, क्योंकि अगर कोई हमको समझाता है उस टाइम पे हम वो जो बातें हैं वो अपने मन में ज़्यादा अच्छे से बैठ जाती है. इसलिए मैं ये जो टॉपिक कवर्स जो बताती हूँ कि किस टॉपिक से हम क्या बताने वाले हैं, तो वो इसलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड GS3 पेपर न्यूज़, दैट इज़ ब्लू फ्लैग प्रोग्राम. तो कंटेक्स्ट ऐसा है कि रिसेंटली एक ओकेजन हुआ था ऑफ इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे जो सेलिब्रेट किया जाता है सिंस
1986 को, और फर्स्ट टाइम 8 जो बीचेस है ऑफ इंडिया आर रिकमेंडेड फॉर कवर ऑफ इंटरनेशनल इको लेवल, दैट इज़ अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया के 8 बीचेस को रिकमेंड किया है फॉर गेटिंग द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी जो रिसेंटली ओकेजन हुआ था इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। ठीक है, इस इंटरनेशनल जो कोस्टल क्लीन अप डे है वो मार्क ईच ईयर ऑन 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। ठीक है, सितंबर मंथ के जो 3rd सैटरडे रहेंगे उस दिन को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो इनिशिएटिव है वो वाशिंगटन जो है उसके बेस्ड में है ऑन अ ओशियन कंजर्वेंसी। ठीक है, एक वॉलेंटियर एफर्ट है फॉर द ओशियन हेल्थ, एक वॉलेंटियर रिलेटेड एफर्ट से फॉर द ओशियन हेल्थ। ठीक है, अभी 8 बीचेस कौन से रिकमेंड किए हैं इंडिया के वो देखते हैं। तो 8 बीचेस जो है वो इंक्लूड करता है शिवराजपुर इन गुजरात, गोखला इन दमन एंड दीव, कसारकोड एंड पांडुबिदिरी इन कर्नाटका, कप्पड़े इन केरला, ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, गोल्डन इन उड़ीसा एंड राधानगर इन अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये जो 8 बीचेस है, क्योंकि ये अच्छे से आप याद रख लिए, क्योंकि स्टैटिक पार्ट देखिए जाए तो ये हमको पूछ सकते हैं कि विच बीच आर इंक्लूड और नॉट। ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी जानते हैं कि ब्लू फ्लैग प्रोग्राम क्या है। तो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है फॉर द बीचेस एंड द मराइन इज रन बाय द इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन FEE, द फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है वो कौन रन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनली और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था फ्रांस में इन 1985 को। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाता है इन यूरोप सिंस 1987 एंड इन एरिया आउटसाइड द यूरोप सिंस 2001 व्हेन साउथ अफ्रीका ज्वाइन। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि ब्लू फ्लैग प्रोग्राम की स्टार्टअप इन द ईयर 1985 में, और जो इंटरनेशनल कोस्टल जो ये है क्लीन अप डे वो सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 1986 को। ठीक है, अभी डेफिनेशन देखा जाए तो ब्लू फ्लैग इज अ बीचेस इज एन इको टूरिज्म मॉडल एंड मार्क आउट बीचेस एज अ प्रोवाइडिंग टूरिज्म एंड अ beach goer clean and hygienic bathing water facilities and amenities, a safe and a healthy environment and a sustainable development of the area। ठीक है, जो ब्लू फ्लैग है मतलब उसको बीचेस जो रहते हैं उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वो इको टूरिज्म मॉडल होता है, जहाँ पे जो भी विजिटर्स है, जो टूरिस्ट है या बीच गोअर है, वो उनको क्लीन और हाइजीनिक वाटर मिले बात के लिए। उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ है, बाकी सारी जो एनिमिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, वो बहुत अच्छे रहे, मतलब सेफ हेल्दी इन्वायरमेंट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस एरिया का हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लू फ्लैग। एंड की फैक्ट देखे जाए तो जो जापान एंड कोरिया है आर द ओनली कंट्री इन द साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया टू हैव अ ब्लू फ्लैग बीचेस। तो साउथ ईस्ट और साउथ एशिया में सिर्फ जापान और कोरिया को ही ब्लू फ्लैग बीचेस है। और उसके साथ साथ जो स्पेन है वो टॉप करता है, उनके कंट्री में 566 सच बीचेस हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रीक और फ्रांस। ठीक है, क्राइटेरिया देखा जाए तो 33 क्राइटेरियाज है जो मीट करने के बाद हमको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, 33 क्राइटेरियाज है, उसके बाद हमको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, जो उसमें काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि वाटर मीटिंग सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, या वाटर वेस्ट मतलब हैविंग वेस्ट डिपॉजिटल फैसिलिटीज़, डिसेबल फ्रेंडली हो जो बीचेस है वो, और फर्स्ट एड इक्विपमेंट हो। इसके साथ साथ नो एसेस टू द पेट इन द मेन एरिया ऑफ अ बीचेस एंड इन सारे जो है इस टाइप के 33 कैटेगरीज है। ठीक है, बीचेस आइडेंटिफाई इन इंडिया तो 13 पायलट बीचेस हैं। ठीक है, पायलट बेसिस पे है जिसको आइडेंटिफाई किया है फॉर द सर्टिफिकेशन। एंड चंद्रभागा जो बीच है ऑफ उड़ीसा इन ऑफ अ कोणार्क कोस्ट इज़ अ फर्स्ट टू कंप्लीट द टैग ऑफ अ सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में उड़ीसा का जो चंद्रभागा बीच है उसको मतलब उसने जितने भी सर्टिफिकेशन के जो स्टेप्स है या जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया है। ठीक है, अभी जो मैंने बताया था ब्लू फ्लैग बीच। ठीक है, नीडे 33 जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनके। ठीक है, कौन देता है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन अमॉन्ग द मेंबर्स कंट्री। तो इंडिया के जो बीचेस है इन कंट्रीज़ में थे, मैंने अभी भी इनके पर्टिकुलर डिस्कस की है कौन से बीच कहाँ से है। ठीक है,
The next news is from the topic conservation, environmental pollution and the degradation environmental impact assessment. तो पहला न्यूज़ है बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोग्राम बीम. ओके, तो कंटेक्स्ट ऐसा है कि इंडिया ने लॉन्च किया है एक ओन इको लेबल, ठीक है, एक इको लेबल लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है बीम अंडर द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, किसके अंडर में किया है? इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट. और अभी इसके बारे में हम जानते हैं कि जो बीम है, ठीक है, बीच इन्वायरमेंटल एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ओवर 2 years बाय द सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंदर जो ये बीम है, ठीक है, वो प्रिपेयर किया है ओवर 2 years बाय द सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट. ठीक है, और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऐसा है, अबैट द पोल्यूशन इन द कोस्टल वाटर, ठीक है, प्रमोट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द बीच फैसिलिटी, प्रमोट एंड कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस, हाइजीन एंड द सेफ्टी फॉर अ बीच गोवर इन अकॉर्डेंस विद द कोस्टल एरिया एंड द रेगुलेशन. ठीक है, ये जो मेन जो है ये 4 ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ICZM प्रोजेक्ट क्या है. ठीक है, ICZM, ठीक है, इसका जो अभी फुल फॉर्म मैंने अभी जैसे आपको बताया था, दैट इज़ इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट. तो इस प्रोजेक्ट का एम है कि तो वो इम्प्रूव करे लाइवलीहुड ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़ का एंड कंजर्व द कोस्टल इकोसिस्टम. ठीक है, एंड इट इज़ अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट. ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है. द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई विल प्रोवाइड अ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इनपुट. द टेक्निकल और साइंटिफिक इनपुट जो है वो नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा. और ये जो मेन कंसेप्ट है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो मेन लाया था इन द ईयर 1992 ड्यूरिंग द अर्थ समिट ऑफ रियो दी जेनेरियो. ठीक है, अभी फैक्ट और प्रीलिम्स में है सोध बियर एंड नंदखाना जूलॉजिकल पार्क. ठीक है, ये न्यूज़ में ऐसा है कि बैक टू बैक जो सोध बियर से उस जो पार्क में उनको मतलब काफ़ी वो मतलब मरे हुए पाए. ठीक है, बैक टू बैक उनकी डेट हुई है. तो IUCN का स्टेटस सोध बियर भी न्यूज़ में उनका, तो इसलिए उसका IUCN का जो स्टेटस है वो जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो जो स्टेटस है उनका वनरेबल है. ठीक है, तो IUCN क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. ठीक है, IUCN, क्योंकि IUCN जो स्टेटस देता है कौन से एनिमल को कौन सा स्टेटस दिया है और उस साल में, ठीक है, जिस साल में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कौन सा स्टेटस किस एनिमल को दिया है, उस पर भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं. तो आप इस ऐसे जो न्यूज़ आते हैं उसको ट्रैक करते रहो. ठीक है, और IUCN के बारे में जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. ठीक है, अभी अबाउट द पार्क. अभी पार्क क्या है? पार्क जो है वो लोकेट होता है भुवनेश्वर, उड़ीसा. ठीक है, वो जो एडजेसन है चंदका दमपारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके एडजेसेंट में है. ठीक है, यूनिकनेस क्या है उस जू की? ठीक है, इट इज़ ओनली जूलॉजिकल पार्क इंडिया में जो टू बिकम एन इंस्टीट्यूशनल मेंबर बन गया है वर्ल्ड और एसोसिएशन ऑफ जूलॉजी एंड एक्वेरियम का. ठीक है, ये एक ही जो जूलॉजिकल पार्क है जो मेंबर है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूलॉजिकल एंड एक्वेरियम का. और इट इज़ अ होस्ट फॉर अ वाइट टाइगर. ठीक है, वाइट टाइगर वहाँ पे मिलते हैं. उसके साथ साथ घड़ियाल, ठीक है, जो घड़ियाल इंडेंजर जो है उसकी भी जो ब्रीडिंग है उस वहाँ पे एक सेंटर है. उसके साथ साथ खनीजा जो लेक है और वेटलैंड ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस 2006 एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है फॉर द इंडियन पैंगोलिन एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के लिए. ठीक है, तो ये जो खासियत है जो बता रही हूँ जो जूलॉजिकल पार्क है उसकी. एंड लार्जेस्ट पूल है फॉर हाउसिंग घड़ियाल एंड हिपोपोटामस एंड इंडियंस रैटल इन कैप्टिविटी इन 2012 को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था ब्रीडिंग इनकी 2012 को. एंड अलॉन्ग विद दिस ओनली जू है इन इंडिया आफ्टर विच एन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन नंदकना एक्सप्रेस जो है मतलब पहले से ट्रेन है जो किसी जू के नाम पे दी है उस एक्सप्रेस का नाम. ठीक है, रेलवे ट्रेन को. एंड अमॉन्ग दिस 3 जूज इन इंडिया फॉर ब्रीडिंग लॉन्ग बिल्ड वल्चर. ठीक है, एंड द फर्स्ट बर्ड ऑफ मेलास्टिक टाइगर इज कैप्टिवेट इन द ईयर 2014. ठीक है, ये स्टार्टिंग पार्ट है रिलेटेड टू द जूलॉजिकल पार्क. नेक्स्ट वन इज़ वैभव समिट. तो
तो रिसेंटली वैभव सबमिट हुई थी और इनॉग्रेटेड हुआ था ऑन, जो इनॉग्रेट होने वाला है 2 अक्टूबर 2020 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो वैभव का नाम है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, और ये ग्लोबल सबमिट है ऑफ ओवरसी एंड द रेसिडेंट इंडियन साइंटिस्ट की एंड एकेडमिशियन जो होते हैं और साइंटिस्ट होते हैं उनकी एक ग्लोबल सबमिट होने वाली है। और सबमिट का जॉइंट इफर्ट रहेगा फॉर द वेरियस सेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है कि टू ब्रिंग द आउट द comprehensive roadmap to leverage the expertise and knowledge of a global Indian research for solving emergency problem। तो जो इमरजेंट प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं जैसे हम जानते हैं, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, कंप्रेहेंसिव रोड मैप। उसके लिए जो एक्सपर्टाइज नॉलेज रिलेटेड जो है जो रिसर्चर्स है उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। ठीक है, टू ब्रिंग इन डेप्थ एंड कोलाब्रेशन एंड कोऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट विद एकेडमिक्स एंड साइंटिस्ट, टू प्रॉपर कोलाब्रेशन एंड कोऑपरेशन साइंटिस्ट और एकेडमिशियन जो होते हैं उनके बीच में इन इंडिया, टू क्रिएट इकोसिस्टम ऑफ अ नॉलेज एंड इनोवेशन इन द कंट्री थ्रू आउट द ग्लोबल आउटरीच। उसके बाद है वर्ल्ड बाम्बू डे। ठीक है, वर्ल्ड बाम्बू डे ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 18 को, ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया था द वर्ल्ड बाम्बू ऑर्गेनाइजेशन एट 8th ऑफ वर्ल्ड बाम्बू कांग्रेस जो हुआ था बैंकॉक में 2009। थीम देखी जाए इस बार की तो बाम्बू नाउ करके थीम थी, और जो वर्ल्ड बाम्बू ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप हुआ था एट द ईयर 1992, और ये है जो है इंटरनेशनल बाम्बू कांग्रेस इन जापान। एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 अमेंड जो हुआ था 2007 को, तो उन्होंने रिमूव किया था बाम्बू फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ अ ट्री। तो ये जो पार्ट है वो हाईलाइट करेंगे, बाम्बू इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ अ ट्री अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो अमेंड हुआ था 2017 को। ठीक है, तो बाम्बू जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे हम जानते हैं कि 8 मिलियन पीपल जो एम्प्लॉयड हैं इन चाइना इन द बाम्बू सेक्टर। ठीक है, 8 मिलियन काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो गई, और बाम्बू सेक्टर में इतने सारे मिलियन चाइना में एम्प्लॉयड है चाइनीज़ जो है। एंड लेस दैन 10,000 यूज़ फॉर बाम्बू एंड रैटन्स। ठीक है, एंड इसी तरह मतलब काफ़ी सारे बाम्बू की यहाँ पे कुछ जो पिक्चर्स के थ्रू कुछ बाम्बू के यूजेस बताए गए हैं। ठीक है, आप वो एक बार देख लीजिए। इस तरीके से आज हमने जितने भी न्यूज़ थे इनसाइड के, ठीक है, वो सारे मोस्ट ऑफ द कवर कर ही दिए हैं। आई थिंक सारे कवर कर दिए। ठीक है, सो अभी जो आज की जो न्यूज़ पार्ट है डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गया है, और जो 20 और 21 का जो डिस्कशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे अपलोड हो जाएगा मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, सो प्लीज़ देखिए हमने आज मोस्टली सारे टॉपिक कवर कर दिए। एंड इफ़ यू आर न्यू अवर चैनल देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बिकॉज गाइज अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं मोटिवेट होंगी कि आपके लिए न्यू वीडियोज़ ला पाऊँ। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।